हेलो सभी को नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण से मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से हम कक्षा 12 के विषय रसायन विज्ञान का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर जल्दी से सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारा समय निकल रहा और कोरोना की वजह से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो उन सभी छात्रों तथा अन्य सभी बंधुओं को बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आज से आपका कक्षा 12 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। मित्रों, स्टार्ट होने के पहले हम इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में कुछ कॉमन चर्चा करेंगे। इसके बारे में एक विशेष तौर की चर्चा है आज, क्योंकि इसमें हम संपूर्ण जितना भी सिलेबस है उस पूरे सिलेबस की चर्चा करेंगे। क्योंकि मित्रों, किसी भी क्षेत्र की, चाहे वह एकेडमिक क्षेत्र हो चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, उन सभी की तैयारी करने से पहले आपको सर्वप्रथम करना चाहिए कि उस सब्जेक्ट या उस क्षेत्र का सिलेबस पहले पता करें। क्योंकि जब आपको सिलेबस अच्छे से पता होगा और समय पता होगा तो समय और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी रणनीति करें, क्योंकि अच्छी रणनीति ही सफलता का सर्वोत्तम मार्ग है। तो इसलिए अच्छी तैयारी के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट का सिलेबस चेक करें। सिलेबस आपको कितना पढ़ना है, कितना समय है आपका, उस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर किस प्रकार के हैं, उस सभी की आज हम पूरी समझ विकसित करेंगे इसमें, और देखेंगे कि कितने सब्जेक्ट में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, वहाँ से कितने नंबर का प्रश्न बनता है और कितने समय में कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम जब आते हैं तो उसी समय चैप्टर कंप्लीट हो, सिलेबस कंप्लीट हो, तो आपका उतनी बेहतर तैयारी नहीं हो सकती है। अच्छी तैयारी करने के लिए आपको जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो उसके कम से कम 1 या 2 मंथ पहले, बल्कि 2 मंथ पूर्व ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि लास्ट में 1 मंथ आप प्रैक्टिस कर लें और 1 मंथ आप फ्री करें, आराम से प्रैक्टिस करते रहें स्लोली। तो उन सभी के बारे में आज हम समझ विकसित करेंगे कि हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं केमिस्ट्री में, और उन चैप्टरों में किस चैप्टर में क्या दे रखा है, किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं, उन सभी की चर्चा आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो देख रहे हैं, आपको रसायन विज्ञान में कुल 16 चैप्टरों को पढ़ना है। उन 16 चैप्टर में 16 चैप्टरों का हमने नाम लिख रखा है यहाँ पर, और किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न बनता है पेपर में यह भी दे रखा है, और किस प्रकार की तैयारी करें कि अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। तो आप देख रहे हैं 16 चैप्टरों को आपको रसायन विज्ञान में पढ़ना है। किस प्रकार से 16 चैप्टरों को पढ़ना है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है विलयन, और दूसरा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है आपका ठोस अवस्था, दूसरा चैप्टर है विलयन, तीसरा है वैद्युत रसायन, चौथा है रासायनिक बलगतिकी, पांचवा है आपका पृष्ठ रसायन, नेक्स्ट है आपका तत्वों का निष्कर्षण, अगला है आपका पी ब्लॉक का तत्व, नेक्स्ट है डी व एफ ब्लॉक के तत्व, और नेक्स्ट है हैलो एल्केन व हैलोएरिन्स, अगला है एल्कोहल फिनॉल और ईथर, अगला है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जो नेक्स्ट आपका है वह है एमीन, अर्थात इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, और नेक्स्ट है आपका उपसय संयोजी यौगिक, अगला है आपका बहुलक, और नेक्स्ट है आपका जैवाणु, और अंत में जो 16 नंबर का चैप्टर है वह दैनिक जीवन में रसायन। तो इस प्रकार से आपको 16 चैप्टरों को कंप्लीट करना है। 16 चैप्टर में किस नंबर से कितने नंबर का प्रश्न, किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न बनता है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। आपका ठोस अवस्था जो चैप्टर है इससे 3 नंबर का प्रश्न बनता है, विलयन से आपका 5 नंबर का बनता है, वैद्युत रसायन से 5 नंबर का बनता है प्रश्न, रासायनिक बलगतिकी से 5 नंबर का बनता है, पृष्ठ रसायन से 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं, तत्वों के निष्कर्षण से 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं, पी ब्लॉक से 7 नंबर का प्रश्न बनता है, डी और एफ ब्लॉक से आपका 3 नंबर का प्रश्न बनता है, हैलो एल्केन व हैलोएरिन से 4 नंबर का प्रश्न बनता है, एल्कोहल फिनॉल और ईथर से आपका 5 नंबर का प्रश्न बनता है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से 5 नंबर का प्रश्न बनता है, एमीन अर्थात नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों से भी 4 नंबर का प्रश्न बनता है, उपसय संयोजी यौगिक से 4 नंबर का प्रश्न बनता है,
बहुलक से 3 नंबर का प्रश्न बनता है, जैवअणु से 6 नंबर का प्रश्न बनता है, दैनिक जीवन में रसायन 3 नंबर का प्रश्न बनता है। तो इस प्रकार आप टोटल अगर काउंट करेंगे तो आपका 70 नंबर पहुंचेगा, जिसमें से 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, यानी 30 नंबर अलग प्रैक्टिकल होता है। 70 नंबर का यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्थात जो पेपर आएगा उस पेपर में ये 70 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। 30 नंबर अलग से आपका प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार 70 आपके थ्योरी और 30 प्रैक्टिकल, टोटल आपका 100 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में इन 16 चैप्टर में आपको हम ये बताएंगे कि कौन चैप्टर किस टाइप के हैं, किनको कैसे रिलेट करके पढ़ें, जो कि आप कम समय में अच्छी तरह आपकी तैयारी हो सके। तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल भी आते हैं, हर पेपर में आते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं, न्यूमेरिकल अवश्य बनता है। तो न्यूमेरिकल कहाँ से बनते हैं उन सभी के बारे में बताएंगे। तो आपका ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, इन 4 चैप्टर्स ये न्यूमेरिकल पोर्शन के चैप्टर हैं। इसको फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है। रिएक्शन पोर्शन कहाँ से बनता है, तो आप ये देख रहे हैं, ये जो 4 चैप्टर हैं, हैलो एल्केन, एरीन, उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन अर्थात नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इन 4 चैप्टर से रिएक्शन पोर्शन, मोस्टली रिएक्शन जो बनती हैं वो यहीं से बनती हैं। इसके अतिरिक्त आपका पी ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक का तत्व, ये जो 2 चैप्टर हैं, ये 2 चैप्टर आपके आवर्त सारणी से संबंधित हैं। अर्थात आवर्त सारणी से अगर आपने 11th में पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी क्या होती है, उसके बारे में संपूर्ण परिचय पढ़ा होगा, तो वहीं पे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आपने अध्ययन किया होगा। तो इन 2-3 हैं कुल मिला के ब्लॉक, इन तीनों ब्लॉकों को आवर्त सारणी में रखा गया। तो आवर्त सारणी को आप पढ़ेंगे। तो आवर्त सारणी यदि आपने नहीं पढ़ी होगी तो उसके लिए एक वीडियो अलग से बना देंगे और आपको बता देंगे कि पूरी आवर्त सारणी का एक सामान्य परिचय बहुत कम शब्दों में अच्छी समझ कैसे विकसित करके समझें इसको, तो इसके बारे में बता देंगे। नेक्स्ट है आपके, अब छूटते हैं आपके पृष्ठ रसायन, तत्वों का निष्कर्षण, ये सभी एक दूसरे से डिफरेंस चैप्टर हैं। उसके बाद उपसय संयोजी बंध, आपने 11th में रासायनिक आबंध चैप्टर 1 पढ़ा होगा, उसी से रिलेट करके ये उपसय संयोजी बंध बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका बहुलक। बहुलक जो है आप जानते होंगे, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, रबर है और आपका टेरिलीन है, टेफ्लॉन है, ये सभी जो बहुलक हैं वह सभी बहुलक चैप्टर 1 अलग से है। ये इसमें भी रिएक्शन पोर्शन, लेकिन ज़्यादा रिएक्शन पोर्शन नहीं है, इजी टाइप की है थोड़ा सा, तो इस बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपका जैवअणु, ये आपका बायोलॉजी से रिलेट करके रखा गया चैप्टर जैवअणु। जैवअणु के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं 6 नंबर का प्रश्न बनता है, काफ़ी अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन जो रसायन चैप्टर है, इसमें आप ये अध्ययन करेंगे जो आप वर्तमान में अपने रियल लाइफ में जो भी रासायनिक यौगिकों को सीधे तौर पर आप प्राप्त कर रहे हैं, अधिकांश लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, उन सभी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा पैरासीटामॉल टैबलेट वगैरह आप ले लेते हैं, तो उन सभी जो मेडिसिन हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, उन सभी के बारे में, यानी अर्थात दवाइयाँ जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। तो इस प्रकार से ये अलग से हो गए। अब आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये रिएक्शन पोर्शन है। रिएक्शन पोर्शन केमिस्ट्री का तैयार करने के लिए आपको केवल मात्र एक वीडियो में हम आपको बता देंगे कि पूरी रिएक्शन पोर्शन को कैसे पढ़ा जाता है। मात्र एक वीडियो में आप इतनी समझ विकसित हो जाएगी कि आप चारों चैप्टर आपको बहुत छोटे लगने लगेंगे। एक साथ चारों चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे, एक वीडियो में बेसिक समझ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर इसके बारे में विधिवत थोड़ा डिटेल कर लेंगे, तो आपके रिएक्शन पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। आपको पता है यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन, ये चैप्टर हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है। मित्रों, इन 4 चैप्टरों को पढ़ने के लिए आपको समय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। आप पहले थ्योरी को समझेंगे, फिर उसके बाद उसका डेरिवेशन अर्थात फार्मूले
को निकालना या उससे संबंधित जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल को लगाएंगे। अर्थात इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको समय चाहिए। तो इन चैप्टरों को इस प्रकार से आप समय के आधार पर विभाजित करें ताकि आपको अच्छे से समझ तैयार हो जाए। तो हमारे आधार पर यदि आप तैयारी करें तो आप इन चैप्टरों को वर्तमान में, जैसे गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, कोरोना भी चल रहा है, तो घर में आप रुके हुए हैं, तो इन चैप्टरों को इसी समय कंप्लीट करें, क्योंकि इनके लिए आपको चाहिए समय, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए इस समय इन चैप्टरों को पढ़ना ज़्यादा सुटेबल है, इनको पढ़ें। उसके बाद फिर रिएक्शन पोर्शन, फिर अन्य पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो क्योंकि रिएक्शन पोर्शन जो है ये एक बार तैयार हो जाएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन को अभी पढ़ें। अभी पढ़ने से आपको बेनिफिट ये है कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि जब अभी थोड़ा समय बीतेगा, समय बीतने के बाद में आप जानते हैं यदि स्कूल वैसे भी चलेंगे तो स्कूल चलेंगे तो वहाँ पर स्कूलों की टाइमिंग भी बढ़ जाती है। टाइमिंग बढ़ने से आपको समय नहीं मिल पाता और पेपर उधर आने वाले होते हैं और अन्य जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनका भी आपका कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना आप आ जाती है। तो इसलिए आप इन चैप्टरों को अच्छे से कंप्लीट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, अब हम आपको ये भी बताएंगे कि किस चैप्टर को कैसे कंप्लीट करें। तो जैसे कि हमने ठोस अवस्था चैप्टर पहला उठाया है, तो ठोस अवस्था को हमने छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लिया है। मित्रों, आप किसी भी चैप्टर या किसी भी सिलेबस को आप पढ़ें, किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो उसके छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लें, उससे आपको बहुत आसानी मिलेगी। आसानी ये मिलेगी, आपको ये समझ प्राप्त हो जाएगी कि आपको कितने पार्ट में ये तोड़ देना है और कहाँ से कितने नंबर का प्रश्न तैयार होता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे कि आपको हमने दिखा रखा है, पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को 4 पार्टों में हमने तोड़ दिया है, क्योंकि इसको छोटे छोटे खंडों में हमें पढ़ना है तो आसानी से हम पढ़ पाएंगे। ऐसा क्यों? तो ऐसा आपने विज्ञान की परिभाषा भी पढ़ी होगी, आप उसके परिभाषा को ध्यान रखें। उसकी परिभाषा है, किसी भी वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अर्थात किसी भी वस्तु का सुव्यवस्थित यानी अच्छे तरीके से, सुसंगठित अर्थात छोटे छोटे खंडों के रूप में, क्रमबद्ध जानते हैं क्रम से, तो सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध जब ज्ञान करेंगे तभी आपका अच्छा ज्ञान तैयार होगा। तो अच्छे तैयारी के लिए इनको हमने छोटे छोटे पार्टों में चैप्टर को तोड़ दिया है और किस पॉइंट से कितने नंबर का प्रश्न बनता है ये भी बताएंगे। ऐसे ही सभी चैप्टरों में चलेंगे ताकि आपको समस्या ना हो। तो आप देख रहे हैं ठोस अवस्था चैप्टर है, इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे ठोस क्या होते हैं, फिर ठोसों के प्रकार को पढ़ेंगे। उसके बाद में आप उन ठोसों जो प्रकार होंगे उनमें अंतर क्या होगा, उनके अंतरों को आप जानेंगे। उसके बाद आप जानेंगे ठोसों का निर्माण संरचना, अर्थात ठोसों की उत्पत्ति यानी निर्माण कैसे, ये बने कैसे हैं, ठोसों की निर्माण संरचना पढ़ेंगे तथा संबंधित मापन भी पढ़ेंगे। अर्थात उनकी संरचनाओं में कुछ मेजरमेंट करने को आता है ठोस अवस्था में, जहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, तो उनके बारे में यहीं पे पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि ठोसों को जो बनाया जाता है तो उसमें जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो ठोसों के कितने प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, उनके दोषों के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में आप पढ़ेंगे ठोसों अर्थात ठोस के गुण। तो इनके जो ठोस हैं उनके गुण क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब इन 4 पार्टों में तोड़ने के बाद आपको ये भी बता दें कि कहाँ से कितने नंबर प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपका यदि ठोस या ठोसों के प्रकार या उनके अंतर से जब भी प्रश्न बनेगा तो वहाँ से 99% बनने की संभावना रहती है, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यदि ठोसों के निर्माण संरचना संबंधित मापन से प्रश्न बनेंगे, अर्थात न्यूमेरिकल आएगा या उनकी संरचना से संबंधित कोई प्रश्न बनेगा, तो यहाँ से संभावना रहती है 2 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट, ठोसों के यदि दोषों से पूछेगा तो दोष से 1 नंबर का प्रश्न बनता है। और ठोसों के गुण की अगर बात करें, यहाँ से अगर प्रश्न पूछेगा तो भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है। कुल मिला के 3 नंबर का प्रश्न बनेगा। यदि 2 नंबर का यहाँ से बनेगा तो 1 नंबर का यहाँ से बनेगा। 2 नंबर यहाँ बनने की संभावना ज़्यादा ही रहती है। 1 नंबर का यहाँ से बन सकता है
2 नंबर का यहाँ से बनेगा, हो सकता है 1 नंबर यहाँ दे दे, या यहाँ से ना दे करके यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है, या इन दोनों जगह से ना पूछ करके यहाँ से पूछ सकता है। कुल मिला के 3 नंबर का प्रश्न बनेगा आपका। अब वह इन 3 में से कहाँ से दे दे, 2 नंबर पूछने की जो प्रश्न पूछने की संभावना रहती है वो इस पार्ट से रहती है। तो इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे आप। अब आपको ठोस में लेके चलते हैं। ठोस क्या होते हैं, तो आप अगर अपनी मेमोरी को और थोड़ा सा बैक करें, आप कक्षा 11 में चलें या कक्षा 9 में चलें, तो आपने पढ़ा होगा द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, तो संसार की वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, वह सभी द्रव्य कहलाती हैं। उसके बाद आपने द्रव्य की अवस्थाएं भी पढ़ी होंगी। द्रव्य की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको पता होगा द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है, तो वे पदार्थ या संसार की वे वस्तुएं जिनका आकार, आयतन और भार, क्या क्या, तो आकार, आयतन व भार, तीनों चीज़ें जिसकी निश्चित होती हैं उसे ठोस अवस्था की वस्तुएं कहते हैं। और जिसमें आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन और भार निश्चित होता है, उसे द्रव अवस्था की वस्तुएं कहते हैं। जिसमें केवल भार निश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, उसे गैस अवस्था की वस्तुएं कहते हैं। तो आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप ठोस अवस्था की वस्तुएं, अर्थात ठोस अवस्था को आपको पढ़ना है। तो ठोस अवस्था में देखें क्या है, तो आपको पता है वे वस्तुएं जिनके आकार, आयतन और भार तीनों निश्चित होते हैं, उन वस्तुओं को ठोस वस्तुएं कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, तांबा, एल्यूमिनियम, पत्थर, ये सभी वस्तुएं आपकी क्या हैं, ठोस हैं। इनको हम छू भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये ठोस हैं। अर्थात ठोस की अगर हम परिभाषित करें, ठोस क्या है, तो वह वस्तु जिसका आकार, आयतन और भार तीनों निश्चित होते हैं, उन्हें हम ठोस वस्तुएं कहते हैं। जैसे पत्थर, लोहा, लकड़ी, तांबा इत्यादि। अब आते हैं फिर ठोसों के प्रकार। तो अभी ठोसों के प्रकार को आपको दर्शाएंगे। आप देख रहे हैं ठोस, तो ठोस अभी आपने देखा, ठोस किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जिनका आकार, आयतन व भार तीनों निश्चित होते हैं, ऐसी वस्तुओं को ठोस वस्तु कहते हैं। अब ठोसों के प्रकार, तो ठोस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, अर्थात अनिश्चित होती है, तो ऐसे सभी ठोसों को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इन ठोसों में जैसे कि आपका आता है NaCl, नमक, CsCl, CsCl, ये है आपका, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है। इसके अतिरिक्त भी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, जिसको धावन सोडा के नाम से जानते हैं, ये भी आपका क्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोसों में आपका आता है जैसे रबर है, प्लास्टिक है, ये आपके अक्रिस्टलीय ठोसों में आते हैं। ग्लास है, ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोसों में यानी जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो ये ज्यामिति क्या होती है, तो ज्यामिति का अर्थ ये होता है, ये जिन कणों से मिलकर बने होंगे वह कण एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होंगे। अर्थात जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे ये जिन कणों से, कणों, और कणों में कौन कौन से, तो अणु, परमाणु या आयन, ये 3 कणों से मिलकर बनता है कोई भी ठोस। तो जिन कणों अर्थात अणु, परमाणु व आयन से मिलकर बनते हैं उनकी ज्यामिति निश्चित होती है। कैसी होती है, तो निश्चित होती है।
और इनकी ज्यामिति, अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। ज्यामिति का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जैसे कि NaCl यहाँ पे है, तो NaCl आयनों से मिलकर बना हुआ है। आप जानते हैं कि NaCl Na+Cl- ये आयन है। आयनों से जब ये आयन आपस में जुड़े हैं तो जुड़ करके एक ठोस का निर्माण हुआ है। तो ये आयनों से मिलकर बने हैं, तो इनके आयन के जो जुड़ने की व्यवस्था रही है वह व्यवस्था एक निश्चित रही है, यानी Na+, उसके बाद Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, इधर फिर Cl-, Na+, Cl-, Na+, यानी एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में जुड़कर जब बनते हैं तो ऐसी ज्यामिति को बोलते हैं निश्चित ज्यामिति होती है। इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, अर्थात कोई भी कभी भी आ सकता है। इसको दर्शा सकते हैं जैसे A, मान लीजिए जिस पदार्थ से मिलकर कण से मिलकर बने हैं वो कण A+, उसके बाद B-, फिर A+ आ गया, फिर A+ आ गया, फिर B- आ गया, फिर B- आ गया, फिर A+ आ गया, फिर B- आ गया। यानी इसमें कोई निश्चित नहीं होता है, कोई क्रम निश्चित नहीं है कि कौन किसके बाद आएगा। तो इस व्यवस्था को बोलते हैं ज्यामिति जो है वह अनिश्चित है। यहाँ पर ज्यामिति आप देख रहे हैं कैसी है, निश्चित है, पहला पॉइंट। तो ये ज्यामिति के आधार पर ठोस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब इनके बारे में अंतर देखेंगे एक एक पॉइंट पर कि क्या अंतर इन दोनों में होता है। तो अंतर की चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसको दर्शा रखा है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। इधर गुणों को लिखा है, इनमें चर्चा करते हैं। तो ज्यामिति अभी आपको बताया कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये जिन कणों से मिलकर बने होते हैं वह कण एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल NaCl का देखा था, पहले Na+ आयन, उसके बाद Cl- आयन, फिर Na+ आयन, फिर Cl- आयन, Cl- आयन, Na+ आयन, Cl- आयन, Na+ आयन। यानी इधर से देखें या इधर से देखें, इधर से देखें, कहीं से भी देखें, जो इनकी संरचना होती है वह एक निश्चित होती है। तो ऐसी ज्यामिति को निश्चित ज्यामिति कहते हैं, अर्थात इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। जबकि इनकी ज्यामिति कैसी होती है, अनिश्चित होती है। इनकी ज्यामिति जो होती है वह अनिश्चित होती है। यानी जैसे A पॉजिटिव, B निगेटिव, A पॉजिटिव, B निगेटिव, B निगेटिव, A पॉजिटिव, B निगेटिव, ऐसे करके इसमें अनिश्चित होता है। अर्थात इनके जो कण होते हैं एक निश्चित क्रम में जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए इनकी ज्यामिति कैसी है, अनिश्चित है। दूसरा आपका गुण है गलनांक व क्वथनांक। जो ठोस होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वह निश्चित होता है, निश्चित होता है। जबकि इनका गलनांक व क्वथनांक अनिश्चित होता है। अनिश्चित एक परास में होता है, परास में। परास क्या होती है, तो गलनांक व क्वथनांक इनके कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे लोहा है, तांबा है या नमक है, इन सभी के जो गलनांक होते हैं वह एक निश्चित गलनांक होते हैं, यानी एक निश्चित ताप पर ही यह गलते हैं और उबलते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनका गलनांक जो होता है वह अनिश्चित होता है। इनका एक परास में होता है। परास का मतलब ये होता है इनका निश्चित नहीं होता है कि किस पॉइंट पे यह गलेंगे या किस पॉइंट पर यह बॉयल होंगे। इसमें ये होता है एक, जैसे कि कह दिया गया कि यह 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में यह गलेगा। अब इतने के बीच में गलेगा निश्चित नहीं है, एक रेंज दे दी जाती है। रेंज इंग्लिश वर्ड है, रेंज हिंदी में परास कहते हैं। एक रेंज होती है, उस रेंज के बीच में ही यह
यानी जलेगा या गलेगा। तो इसके बारे में नेक्स्ट है आपका विदलन। विदलन क्या होता है? विदलन का अर्थ ये है, यदि क्रिस्टलीय ठोसों को यदि काटा जाए, यदि क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से या किसी धारदार औजार से यदि काटा जाए तो काटने पर जो इनकी सरफेस प्राप्त होगी वो आपकी प्लेन सरफेस, चिकनी सतह प्राप्त होती है। तो इसलिए इनका जो विदलन होता है वह स्पष्ट होता है। इसको कह सकते हैं कैसा होता है? स्पष्ट, यानी स्पष्ट रूप से कटेगा। तो इनका जो विदलन होता है वह स्पष्ट होता है। अब क्रिस्टलीय ठोसों का विदलन अस्पष्ट होता है, यानी इनको स्पष्ट रूप से यह चिकने सतह नहीं प्राप्त होते, यह खुरदरी प्राप्त होती, इसलिए इनका जो विदलन होता है वह अस्पष्ट होता है। नेक्स्ट परास की बात करें। अब यहाँ पे परास का अर्थ ये है कि जब क्रिस्टलीय ठोसों का निर्माण किया जाता है तो बहुत बड़े बड़े अणुओं अर्थात बहुत विशाल मात्रा में बड़े पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि दीवार जब बनाई जाती है तो वह ईंट एक निश्चित व्यवस्था में, निश्चित क्रम में लगाई जाती है तो एक लंबी दीवार तैयार हो जाती है। तो लंबी तैयार हो जाती है, वहीं पर यदि ईंटों को एक व्यवस्थित क्रम में ना रखकर ऐसे ही अव्यवस्थित क्रम में रख दिया जाए तो ज़्यादा ऊंची दीवार नहीं बन सकती है। अगर ज़्यादा ऊंची करेंगे तो वह गिर जाएगी। तो क्यों गिरती है? क्योंकि वह व्यवस्था निश्चित नहीं है। तो इसलिए जो परास का मतलब यहाँ पर ये लिया जा रहा है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, इसलिए यह बड़े यानी लंबे प्रकार के अणुओं का निर्माण, पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों की जो आपकी परास होती है ये लघु होती है, छोटी होती है, क्योंकि जब व्यवस्थित क्रम में ईंट नहीं रखी होंगी तो इसका मतलब है दीवार छोटी बनेगी तो वह जल्दी से गिर जाएगी। तो यहाँ पर परास में यानी अगर बात करें हम तो आपका क्रिस्टलीय ठोसों का जो परास होता है वह दीर्घ परास होता है। दीर्घ परास का अर्थ यहाँ पर यही है, इनकी लंबे अणुओं अर्थात पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है। जबकि इनका लघु परास होता है, यानी ज़्यादा लंबे प्रकार के यौगिकों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपकी दैशिकता। अब दैशिकता से क्या अर्थ है? तो दैशिकता का अर्थ ये है, जैसे कि आप संरचना देख रहे हैं Na+Cl- Na+Cl- Na आपका Cl- Na+Cl- Na+, इस प्रकार से है। फिर Na+Cl- Na+Cl-। तो ये मान लीजिए एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में यदि आप देखें, यदि आप Na के चारों ओर देखें तो इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, या यदि किसी भी एक दिशा में देखें, इधर इस दिशा में देखें तो NaCl। तो दैशिकता का अर्थ ये है, यदि इस दिशा में देखेंगे या इस दिशा में देखेंगे तो अलग अलग दिशाओं में देखने पर अलग अलग प्रकार के अणु दिखते हैं, अर्थात विषम दैशिक है। यहाँ पर ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषम दैशिकता दर्शाते हैं। विषम दैशिकता दर्शाते हैं, यानी अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग प्रकार के कण दिखते हैं। इधर से देख रहे हैं Cl-, इधर देखेंगे Na+, यदि इस साइड से देखेंगे तो Cl- Na+ इस रूप में दिख रहे हैं। यानी अलग अलग दिशाओं से देखने पर इनकी जो व्यवस्था है वह अलग अलग दिखती है। तो इसी वजह से इसमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। जबकि लघु परास में अर्थात अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है? तो अक्रिस्टलीय ठोसों में आपको पता है कि इनके जो कण A+, Cl-, B-, A+, B-, A+, इस प्रकार से आप अव्यवस्था है यहाँ पर, यानी बीच में अन्य कण उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से इसका अक्रिस्टलीय ठोसों का निर्माण होता है। चाहे आप इधर से देखें तो भी व्यवस्था अव्यवस्थित नज़र आएगी, इस दिशा से देखें तो भी व्यवस्था अव्यवस्थित नज़र आएगी, इस दिशा से देखें तो भी व्यवस्था अव्यवस्थित नज़र आएगी। यानी किसी भी दिशा से देखें यहाँ पर जो व्यवस्था है वह एक ही प्रकार की नज़र आएगी, वो भी कैसी अव्यवस्थित नज़र आएगी। इसलिए यहाँ पर
ये जो अपृष्ठीय ठोस होते हैं ये आपके समदैशिकता का गुण दर्शाते हैं। समदैशिकता का गुण दर्शाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार आज आपने थोड़ा सिलेबस का परिचय किया, उसके बाद में कहाँ से कितने नंबर का प्रश्न बनता है वो देखा, किस चैप्टर को किस प्रकार पढ़ना चाहिए वो देखा, उसके बाद जर्नली एक चैप्टर को स्टार्ट किया हमने और थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा की। तो इस प्रकार सभी प्रत्येक चैप्टरों को विधिवत एक एक चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा और विधिवत आपकी तैयारी चलेगी। तो इसके लिए यदि आपको ये हमारा प्रक्रम अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे बहुत ही लाभदायक होंगे आपके लिए। धन्यवाद।